नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से आपकी क्लास नहीं हुई और उसके पीछे कुछ रीज़न था, कुछ कारण था जो आपको व्हाट्सएप और अदर प्लेटफॉर्म पे बताया गया था। देखिए, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। इसी सीरीज में आपकी पॉलिटी की क्लास जो है वो चल रही है और आपको ये बताया गया था कि मंडे से आपको ये इन्फॉर्म किया जाएगा आपकी जो और अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं वो शुरू होने वाली हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी अदर सब्जेक्ट की क्लास जो आपका सितंबर शुरुआत होते होते शुरू हो जाएगा और भी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और देखिए आपकी जो क्लास है वो अभी पॉलिटी की चल रही है और आज की क्लास में पॉलिटी के जो सिलेबस को हम लोग पढ़ रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो क्लास है वो ऑन बोर्ड नहीं हो पा रही थी। आप लास्ट क्लासेस में आपने 3-4 लेक्चर इसी जो मीडियम में देखा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मीडियम में देखा, तो आज की क्लास भी इसी मीडियम में होगी। थोड़ा सा वेट करें, ऑन बोर्ड आपके लिए थोड़ी अच्छी व्यवस्था की जा रही है। यही वजह है कि जो क्लासेस हैं अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल रही है। तो प्लीज़ एक बार सबसे पहले बताएं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं और जो आपको पिछले 2 दिनों में गैप मिला, इन गैप में आपने क्या क्या किया, क्या जो क्लासेस हुई हैं, अगर जिन बच्चों की छूटी हैं क्लासेस उन्होंने क्या उन क्लासेस को कवर कर लिया, रिवीजन क्या क्या किया, एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो बच्चे नए हैं और अभी आज जुड़े हैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक लगभग आपकी 29 क्लासेस पॉलिटी की हुई हैं। ये जो 29 क्लासेस पॉलिटी की हुई हैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। इस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, सीधा सीधा आपको सारी 1 से लेकर 29 तक की क्लासेस आपको 29 तक की उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जाकर वहाँ पर सारी क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इकोनॉमी की जो क्लास 19 हुई है आप सभी ने नहीं की तो वो भी आप जाकर कर लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दी गई है। ठीक है, चलिए लास्ट क्लासेस में हमने आर्टिकल 30 को खत्म कर लिया था, अनुच्छेद 30 को खत्म कर लिया था। एक बार सबसे पहले लाइक का बटन जरूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लिया करें। तो आर्टिकल 30 तक हमने खत्म कर लिया था और अब क्या बचा भैया, आर्टिकल जो हमारा मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मूल अधिकार में ये जो मूल अधिकार है वो कितने तक था भैया? 35 तक, अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार है ना। तो भैया 30 तक तो हमने पढ़ लिया है ना, 30 तक पढ़ लिया। अब 31 जो मूल अधिकार है उसे थोड़ा सा देखेंगे और इस मूल अधिकार को आगे के लिए हम छोड़ेंगे। बस आपको थोड़ी सी बात इस पे बताऊंगा, जो मूल अधिकार आपका 31 अनुच्छेद है उसमें थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसके कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो आपको हमारे स्टडी मटेरियल पे भी मिलेंगे और वो फर्दर मैं इस पर डिस्कस करूंगा। ये बस सब थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन आर्टिकल 31 पर दूंगा, आर्टिकल 31 पर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 32 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 32, ये पहले ही पढ़ चुके हैं ना। सीधा आपको अधिकार मिला है, अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 32 हमने पहले, अनुच्छेद 32 पहले ही पढ़ लिया है ना। तो भैया क्या ये 31 देखते हैं, उसका सीधा हम जंप करेंगे 33 पर, 33, 34, 35। ठीक है, ये हम देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो 31 में देखिए, 31 में ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, आप जानते हैं संपत्ति का अधिकार हमें मिला हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी वाला मामला था, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब देखिए ये जो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी वाला मामला था, यहाँ पर देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये आपकी ज़मीनें हैं। ठीक है, ये आपकी ज़मीन है, तो इस प्लॉट पर अगर सरकार को मान लेते हैं यहाँ से कोई परियोजना बनानी है, रेल ट्रैक बिछाना है, तो यहाँ से अगर जाएगी तो ये आपकी जो ज़मीनें हैं, जो आपका प्लॉट है या आपकी जो प्रॉपर्टी है, अगर इसके बीच में आएगी तो सरकार अगर चाहती इसे एक्वायर करना, मतलब आपसे लेना चाहती सरकार, बेशक मुआवजा देकर लेना चाहती, कंपनसेशन देकर लेना चाहती, तो आप लोग क्या करते हैं, लोग क्या कर रहे थे कि भैया नहीं जाते, वो कहते थे कि भैया ये तो हमारे मूल अधिकार में आता है, सरकार ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती है। बात समझिएगा, बेशक पैसे दे दे सरकार, इसके बदले मुआवजा दे दे, लेकिन लोग क्या सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे आर्टिकल 32 के तहत और कहते थे कि साहब ये हमारी संपत्ति का अधिकार है, ये मेरी संपत्ति, इसे कोई छीन नहीं सकता। तो आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता था और क्या बोलता था कि भैया मत छीनो, ये अधिकार है उनका। तो यहाँ पर क्या होता था भैया,
ये जो परियोजनाएं थी, जो ये कहें कि डेवलपमेंट वाले वर्क थे, उस पर थोड़ा सा लगाम लगता था, रोक लगता था। तो ये क्या हुआ, बाद में आगे चलकर इस पर क्या किया गया, इसको क्या कहाँ ऐड ऑन कर दिया गया, इसको संपत्ति के अधिकार का मामला खत्म करके कहाँ जोड़ दिया गया, ये संपत्ति का अधिकार जो हमें मिला हुआ था, ये वाला अधिकार आर्टिकल 31 में, वो शिफ्ट कर दिया गया ये आर्टिकल 300A में, यानी अनुच्छेद 300A में शिफ्ट कर दिया गया, मतलब अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। तो ये अनुच्छेद 300A क्या है, ये मौलिक अधिकार ना होकर ये क्या है, वैधानिक अधिकार है। वैधानिक अधिकार मैं बता रहा हूँ ये क्या है, वैधानिक अधिकार, ठीक है, क्या है ये, वैधानिक अधिकार। तो देखिए मूल अधिकार जो हमारे दिए गए हैं वो 12 से 35 तक दिए गए ना, आर्टिकल अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिए गए। अगर इन अधिकारों का हनन कोई करता है, यानी वायलेट कोई करता है, तो आप सीधा सीधा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, और सुप्रीम कोर्ट सीधा इस पर सुनवाई करता है। और भैया वो कहता है कि अगर यहाँ पर सीधा सीधा जिस व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, कोई भी आगे सामने कोई भी हो, सरकार भी क्यों ना हो, उस पर फटकार लगाती है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर लोगों का फेवर लेती है अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर संपत्ति का अधिकार वाला मामला फंस रहा था। तो सीधा सीधा ये आर्टिकल 31 जो मूल अधिकार था, इस मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार था, इसको निकाल दिया गया 31 से और डाल दिया गया अनुच्छेद 300A में, ठीक है। तो अब अनुच्छेद 35 तक आपके मूल अधिकार हैं, उसके आगे जितने भी अधिकार मिले हुए हैं आपको, आर्टिकल 36 से लेकर जितने भी अनुच्छेद, वो वैधानिक अधिकार हैं, यानी कि लीगल राइट्स हैं आपको। वो लीगल राइट्स क्या है, सरकार उसका थोड़ा एक्वायर भी कर सकती है, लेकिन इसको नहीं छू सकती है। अगर इसका वायलेशन हो रहा है, अगर सरकार भी कर, कोई भी व्यक्ति कर रहा है, कोई संस्था कर रही, कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट सीधा दखल देता है। और यहाँ पर ये मानिए कि ये अधिकार आपको ये कहे कि आप अगर जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो इन्हीं के चलते सर्वाइव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त रहता है, हाई कोर्ट बहुत सख्त रहती है। यही वजह है कि संपत्ति के अधिकार को हटा के कहाँ डाल दिया गया, यहाँ पर डाल दिया गया कि अब इसको संपत्ति वाला जो मामला है उससे क्या है, सरकार टच भी कर सकती है और चीज़ें कर सकती है। तो यहाँ पर क्या था, अनुच्छेद 31 से हटाकर यह कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, अनुच्छेद 300A में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। ये वैधानिक अधिकार अब है, ठीक है, मूल अधिकार ना होकर वैधानिक अधिकार है। बाकी थोड़ा सा और इसमें आर्टिकल 31 में हम लोग फर्दर आगे की क्लासेस में देखेंगे। अभी बस इतना ही समझिए कि जो आर्टिकल 31 है उसको क्या किया गया भैया, संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। क्लियर हो गया मामला। एक बार प्लीज सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं, एक बार सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल 32 की बात आती है ना। 32 तो मैंने बताया, अनुच्छेद 32 हमने पहले ही पढ़ लिया है ना। 32 जो मूल अधिकार का हनन होता है तो वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब हम जंप कर रहे हैं सीधा आर्टिकल 33 पे। अच्छा, जिन बच्चों ने शुरुआत की क्लासेस नहीं की हैं, शुरुआत में आपका जब क्लासेस, बेसिक क्लासेस हुई, उसके बाद हम लोग जब शुरुआत हमने किया था फंडामेंटल राइट की, तो सीधा सीधा सबसे पहले आर्टिकल 32 को ही पढ़ा था। मूल अधिकार के हनन पे कैसे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, तो ये सारा हमने शुरुआत में पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये जो ओवरऑल मामला है ये 32 हमने पहले ही देख लिया, ठीक है। अब चलिए अब आर्टिकल 33 देखते हैं। क्या देखते हैं, आर्टिकल, अच्छा समझ में आ रही है चीज़ें तो प्लीज़ एक बार बताएं, कमेंट सेक्शन में आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए आर्टिकल 33 यानी अनुच्छेद 33 में क्या है, इसकी हेडिंग, मूल अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। किसके मूल अधिकार पर, अभी मैं बता रहा हूँ, मूल अधिकार पर प्रतिबंध, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स पर। किसके मूल अधिकार पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है, वो अब हम देखते हैं आर्टिकल 33 में। मतलब क्या आम नागरिकों के मूल अधिकार पर इस प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 33 में, या किसी खास लोगों पर लगाया गया है, तो वही देखते हैं आर्टिकल 33 क्या कहता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ है कि भारत के जो सैन्य बल के सदस्य हैं, ठीक है, जैसे सशस्त्र बल हो गया, अर्धसैनिक बल हो गया, खुफिया एजेंसी हो गई, ठीक है, ये लोग जो हैं, ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि इनको तैनात किया जाएगा। यानी आर्टिकल 33 में क्या कहा गया है, इनको क्या है, इनको लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लोक व्यवस्था के निर्माण, यानी कानून, रूल रेगुलेशंस को बनाए रखने के लिए इनको क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, इनका तैनात किया जाएगा इनको, ठीक है। क्या कहा गया भैया, यहाँ पर कहा गया कि भारत के सैन्य बलों
सैन्य बलों के सदस्यों के आप ये कह सकते हैं, या सदस्यों के और उन सदस्यों अभी मैं समझाता हूं को, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लोक व्यवस्था के निर्माण के लिए तैनात किया जाता है। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। देखिए, किन लोगों के मूल अधिकार पर आर्टिकल 33 जो अनुच्छेद 33 है, यहाँ पे मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। किनके? भारत के सैन्य बलों के सदस्यों पर। कौन सैन्य बल के सदस्य? कौन भैया? यहाँ पर सैन्य बल के सदस्यों पर मतलब आप ये समझिए, जो सशस्त्र बल है, सेना है, अर्धसैनिक बल है, खुफिया एजेंसीज हैं, ये सब क्या है? ये सैन्य बल, ये लोग जो हैं, इनके मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, क्या लगा सकती है? इनके फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो रही बातें? क्लियर हो रही है बातें? इनके मूल अधिकार पर क्या है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और फिर आगे क्या कहा गया है? ये आम नागरिकों के नहीं बल्कि इन लोगों के। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है वो देखते हैं। देखिए, आगे इसी में ये कहा गया है भैया कि ये जो इनसे संबंधित, मतलब ये कह सकते हैं कि इनसे संबंधित जो लोग भी व्यक्ति हैं, सैन्य बल से संबंधित, जैसे वही मैंने बताया ना कि भैया सशस्त्र बल हो गए, अर्धसैनिक बल हो गया, खुफिया एजेंसियां हो गई, इनसे संबंधित जो लोग भी हैं, इनके भी क्या है, इन व्यक्तियों के कार्यों पर, मतलब ये कार्य कुछ करते हैं ना, बात कहने का मतलब है कि जैसे कोई खुफिया एजेंसी है, कोई खुफिया एजेंसी में कोई कई पोस्ट के लोग काम करते हैं, मतलब आप किसी पद पर तैनात हैं आप, तो आपको कहा ये जा सकता है कि आप अपनी बात ये क्या है यहाँ पर ना बताएं, या आप अपने जो कार्य कर रहे हैं औरों को ना बताएं। तो ये क्या है? ये सब कुछ ऐसे मूल अधिकार है जिनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। क्यों? जनहित के लिए, मतलब देश हित के लिए, है ना। तो क्या है, यहाँ पर ये कहा गया है कि ये लोग जो है, इनके मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, मतलब वो उनको कहा जा सकता है कि आप ये चीज़ें आप लोग पब्लिक डोमेन में नहीं आने देंगे, या फिर आप अपनी जो आप कार्य कर रहे हैं वो क्या करेंगे भैया, आप किसी को बताएंगे नहीं, ये सूचना, आप संबंधित सूचना किसी को आप लीक नहीं कर। तो भैया ये क्या है? ये इनके कार्य करने के माध्यमों पर क्या है, इनके कार्य करने के माध्यमों पर भी रोक लगाई जा सकती है। मतलब ये कह सकते हैं कि इनके मूल अधिकारों पर भी रोक जो है वो लगाई जा सकती है। अब ये जो है, ये कैसे लगाई जा सकती है? ये संसद जो है, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद यहां पर क्या करती है? संसद विधि बनाकर, कानून बनाकर, विधि बनाकर क्या कर सकती है? बनाकर, यहां पर विधि बनाकर, कानून बनाकर ये क्या कर सकती है? इनके अधिकारों को सीमित कर सकती है, अधिकारों को सीमित कर सकती है। ठीक है, सीमित कर सकती है। क्लियर हो गया मामला? तो आर्टिकल 33 यही कहता है, जो सैन्य बल के सदस्य हैं और उनसे जुड़े लोग हैं, उनके मूल अधिकारों पर रोक लगाया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। क्लियर हो गया मामला? तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए, अब आर्टिकल 34 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बढ़ते हैं? आर्टिकल 34, ये जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर रहे हैं। 34, ठीक है, ये जो है सेना शासन की बात करता है, सैनिक रूल की बात करता है। क्या है ये सेना शासन? देखते हैं। सेना शासन, ठीक है, आर्मी रूल की बात करता है, सैनिक शासन की बात करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ है कि भैया ये कह सकते हैं, यदि भारत या फिर उसके किसी क्षेत्र में ये कह सकते हैं कि वहाँ पर पुलिस है, मान लेते हैं कोई राज्य है, भारत का कोई राज्य है जहाँ पर पुलिस फेल हो गई, वहाँ पर पुलिस अपने काम करने में फेल हो गई, तो वहाँ पर क्या हो गया भैया? वहाँ पर क्या है? वहाँ पर ये जो सैन्य शासन, बात को समझिएगा, सिविल पुलिस जो अगर फेल हो जाएगी तो सेना का शासन वहाँ लगा सकती है। क्या है? सेना का शासन वहाँ लगाया जाता है। बात को समझिएगा आप।
देखते होंगे कहीं कर्फ्यू जैसी स्थिति अगर लग जाती है, या फिर कहीं किसी राज्य में वहाँ का जो आंतरिक मामला है, वो आंतरिक जो आप ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था है वो फेल हो जाती है, तो भैया वहाँ पर सेना पहुँच जाती है, सेना तैनात कर दी जाती है, वो सारी पावर सेना के हाथों में चली जाती है। तो ये क्या है, ये सेना का शासन हो जाता है ना। तो आर्टिकल 34 में साफ साफ यही कहा गया कि भारत या उसके किसी क्षेत्र में सैन्य विधि जो है, यानी कि जो आप आर्मी रूल्स जो है वो अगर लागू हो जाए तो विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कर सकती है, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है, सैन्य शासन लागू किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं, ये आर्टिकल 34 में क्लियर मामला दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है भैया, ये संसद क्या कर सकती है, संसद इसको किसके पास अधिकार है, ये सेना शासन का, संसद के पास यहाँ पर अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। तो आप ये कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यदि भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र में सैन्य विधि लागू हो तो क्या होगा भैया, तो विधि व्यवस्था क्या है, विधि व्यवस्था मतलब कानून व्यवस्था, विधि मतलब कानून होता है ना, विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या है भैया, संघ अथवा राज्य के कर्मचारियों, या फिर आप ये कह सकते हैं राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को क्या किया जा सकता है भैया, कर्मचारियों का संरक्षण एवं इनके हानि की भरपाई। बात को समझिएगा, मतलब यहाँ पर सीधा ये प्रावधान किया गया है, वही जो मैंने आपको बताया कि सेना शासन यहाँ पर लगाया जा सकता है, और यहाँ पर लगाया जाता है तो संघ अथवा राज्य के जो कर्मचारी होते हैं, यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, उनकी संरक्षण और हानि की भरपाई भी यहाँ क्या करता है भैया, यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर साफ साफ ये विधि जो है वो जो आर्टिकल 34 है वो सेना शासन की बात करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो सैन्य विधि है वो लगाई क्यों जाती है, ये सैन्य विधि जो है यानी कि सेना का जो कानून है वो लगाया क्यों जाता है। देखिए ये जो मार्शल लॉ की बात आती है, ठीक है, इसी को मार्शल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्शल लॉ। अभी हम आगे देखेंगे क्या है मार्शल लॉ। बस ये समझिएगा कि हमारा जो संविधान है, इस संविधान में कहीं भी ये मार्शल लॉ जो है वो शामिल नहीं है, इसका जो जिक्र है वो कहीं उल्लेख नहीं है। तो क्या भैया, लेकिन इसका ये आप समझिए कि राज्य जो है वो लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अगर लोक व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था पर बाधा उत्पन्न होती है तो क्या करते हैं भैया, जो राज्यपाल होते हैं या फिर राष्ट्रपति होते हैं वो समूचे क्या है पूरे राज्य में क्या कर सकते हैं, पूरे राज्य में या फिर किसी राज्य के किसी एक भाग में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सैनिक अर्धसैनिक शासन यहाँ पर बल जो है वो भेज देते हैं, वहाँ पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बलों की तैनाती कर सकते हैं। क्या है भैया, ये किस लिए कर सकते हैं, ये इसलिए करते हैं कि वहाँ का जो सिविल प्रशासन है, मतलब लोकल जो जैसे पुलिस वाले हैं वहाँ पर उनकी हेल्प मिल जाए, उनकी सिविल प्रशासन की सहायता के लिए। तो यहाँ का क्या है, सिविल जो सैन्य विधि क्या है, ये मार्शल लॉ जो है, मार्शल लॉ हमारे संविधान में इसका कहीं क्या है भैया शामिल नहीं है। क्या है भैया, मार्शल लॉ संविधान में शामिल नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं भैया, लेकिन आप कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्या कर सकते हैं, के लिए क्या कर सकते हैं भैया, मतलब राज्य के कानून व्यवस्था या लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, या फिर कोई बाधा उत्पन्न ना हो तो क्या कर सकते हैं, बाधा उत्पन्न
अगर हो रही है बनाए रखने के लिए या फिर बाधा उत्पन्न हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर राज्यपाल या राष्ट्रपति, बाधा अगर उत्पन्न होगी, बाधा उत्पन्न होगी तो क्या है भैया, राज्यपाल यानी गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट जो है या फिर राष्ट्रपति, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग यहाँ पर क्या है उस संबंधित राज्य में या फिर किसी एक क्षेत्र में, उस राज्य के किसी एक एरिया में क्या कर सकते हैं, ये जो सशस्त्र बलों की तैनाती कर सकते हैं, सैनिक लोगों की तैनाती कर सकते हैं, लिख लीजिए, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ। राज्यपाल राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी एक राज्य में या पूरे किसी राज्य के एक भाग में सैनिक अथवा जो अर्धसैनिक बल हो की तैनाती क्या कर सकते हैं सिविल प्रशासन की सहायता के लिए, ठीक है, वहाँ के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो हेल्प के लिए वहाँ पर ये जो है उनको नियुक्त किया जा सकता है, वहाँ पर उनकी तैनाती की जा सकती है, ठीक है, मामला क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ये आपका ये आर्टिकल जो 34 है वो साफ साफ यहाँ पर कहता है, ठीक है। चलिए अब ये तो 34 की बात रही, हमने क्या देखा है, एक वर्ड हमने देखा मार्शल लॉ, है ना, अभी इससे पहले कि संविधान में ये कहीं शामिल नहीं है। तो ये जो मार्शल लॉ है वो इसको बनाए रखने के लिए संसद का कुछ कानून है, कैसे ये बनता है मार्शल लॉ वाला मामला, वो देखते हैं। क्या है भैया, मार्शल लॉ को बनाए रखने के लिए संसदीय जो विधि है वो क्या है, मतलब कैसे कैसे ये काम करता है वो अब हम देखते हैं, ठीक है। देखिए जब मैं बोल रहा होता हूँ कोई टॉपिक आपको समझा रहा होता हूँ तो वो बोलचाल की भाषा में आपको समझाता हूँ, तो मैं बार बार कहता हूँ अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं मेरी बातों को सुनकर तो आप ऐसे मत बनाया करें कि मतलब बोलचाल की लैंग्वेज में मत लिखा करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये गलत है, ये घातक हो सकता है आपके लिए, नेगेटिव हो सकता है आपके लिए। आप सीधा सीधा जैसे अपने नोट्स बना रहे हो, सीधा सीधे लाइन जो है वो स्टेटमेंट आप लिख रहे हो वो एक प्रॉपर सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है, ताकि आंसर जैसा मामला हो सके। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं इसलिए से नहीं लिखवाता कि आपकी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस यहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्या देखते हैं, मार्शल लॉ को बनाए रखने के लिए संसदीय विधि जो हो सकती है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भैया ये जो संसद है वो भैया 1958 में क्या की थी, एक कानून लेकर आई। क्या 1958 में संसद ने यानी पार्लियामेंट ने क्या किया, एक कानून लेकर आया पार्लियामेंट, क्या नाम से, अफसपा नाम का, क्या नाम था इसका, अफसपा, ठीक है। ये नाम का एक कानून 1958 में क्या है हमारी पार्लियामेंट जो है वो लेकर आई, ठीक है। अब ये क्या है, इसका मतलब देखिए आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बोलते हैं इसको। ये क्या है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, देखिए इसको क्या बोलते हैं, अफसपा बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। अब ये जब हमारी जो संसद है ये एक्ट, ये कानून लेकर आई, इसका निर्माण कब किया, इसका निर्माण 1958 में किया, ठीक है। अब इसमें इस कानून में स्पष्ट रूप से क्या दिया था, इस कानून में उल्लेख क्या था, इस कानून में क्या बताया गया है भैया, यहाँ पर कहा गया कि सैन्य विधि को बनाए रखने के लिए, क्या कहा गया है, सैन्य विधि मतलब सैन्य कानून को बनाए रखने के लिए, ठीक है, सेनाओं के द्वारा या सैनिक कर्मियों के द्वारा जो काम किए जाएंगे उसके लिए उन्हें कभी किसी भी न्यायालय में या न्यायपालिका के समक्ष उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बात को समझिएगा, क्या कहा गया है इस कानून में कहा गया है कि क्या उल्लेख किया गया, मैं लिखकर आपको समझाता हूं। यहां पर स्पष्ट कहा गया है, क्या कहा गया है कि भैया सेनाओं के द्वारा या फिर सैनिक कर्मियों के द्वारा क्या है भैया, जो कार्य किए जाएंगे, ठीक है, उसके लिए क्या है, उसके लिए उन्हें किसी न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। क्या मतलब है इसका, बात समझिएगा।
जैसे राष्ट्रपति और किस पर कहा गया था कि अगर वो जो अपने पद पर रहते हुए अगर कुछ ऐसा काम करते हैं तो उनको कहाँ नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, उनको कोर्ट में नहीं आपको ले जा सकते, वहाँ कहा गया था ना। ऐसे ही अफस्पा कानून जो है, ये अफस्पा जो कानून है वो सेनाओं को ये पावर देता है। सेनाओं, अगर सेना के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, उनके सेना कर्मियों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उनके लिए उन्हें किसी न्यायपाल ऐसा लगे कि सेना ने गलत काम कर दिया, ये गलत कार्रवाई सेना ने की, तो भैया क्या है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि उन्हें न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करोगे, नहीं, ये उनको छूट मिली हुई है, ये उन पर ये बाउंडेशंस नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें किसी न्यायपालिका यानी किसी कोर्ट के सामने नहीं पेश किया जाएगा। क्लियर हो गया मामला। यहाँ अफस्पा कानून साफ साफ ये पावर देता है। अच्छा, अब अभी देखेंगे खामियां भी क्या है अफस्पा कानून की, ये खामियां वगैरह भी हम देखेंगे। अब आगे देखिए, इसमें ये कहा गया भैया, आप ये समझिए कि 1958 में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, इनमें ये लागू कर दिया गया, ये जो अफस्पा कानून है, ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पर ये जो कानून है वो 1958 में ही क्या पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, उनमें क्या किया गया, ये लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में कब 1958 में लागू कर दिया गया, और 1988 में कहाँ लागू किया गया, 1988 में जम्मू और कश्मीर में भी ये लागू कर दिया गया, ठीक है। जम्मू और कश्मीर में ये क्या है, 1988 में लागू कर दिया गया। क्या है ये अफस्पा कानून, वही कि भैया पावर मिलता है, जो हमारे अर्धसैनिक बल है उनको पावर ये मिली हुई है कि वो किसी भी प्रकार से, देखिए, अगर शांति व्यवस्था भंग हो रही है, अफस्पा कानून के तहत सेनाओं को ये पावर दी गई है। क्या पावर है कि भैया सीधा गोली मारने की शक्ति सेना को मिली हुई है। यहाँ पर क्या है, इसके अंतर्गत सेना को क्या है भैया, सेना को सीधा गोली मारने या गोली चलाने की कह सकते हैं, चलाने की क्या है, शक्ति होती है, या फिर कह सकते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की, या फिर इस जो कानून है इसके तहत जो सेना है वो किसी भी व्यक्ति की क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति की तलाशी ले सकती है, किसी भी व्यक्ति की क्या कर सकती है, व्यक्ति की तलाशी ले सकती है। मामला क्लियर हो गया, सकती है, मामला क्लियर हो गया। मतलब वो सेना को ये पूरी पावर दी गई है, तलाशी ले सकती है, वाहन रोककर वहाँ पर पड़ताल कर सकती है, या फिर किसी जो आपका मकान बना हुआ, भवन बना हुआ, उसको सीधा गिरा सकती है तत्काल प्रभाव में। ये क्या है, ये उनको पावर मिली। अब देखिए कश्मीर वाला मामला है, जम्मू एंड कश्मीर में सीधा सेना को ये कहीं, अब वहाँ पर सेना अनुमति नहीं लेने जाएगी ना कि गोली चलानी है नहीं चलानी है, तब तक तो मारकर चले जाएंगे, जो आतंकी हैं वो मारकर चले जाएंगे। तो सीधा सेनाओं को ये पावर मिली है, शक्ति मिली है गोली चलाने की, रोककर यहाँ पर तलाशी लेने की। उतना ऑर्डर जारी करेंगे कि आप तलाशी लीजिए या फिर समथिंग, ये वाला मामला हुआ तो फिर चीज़ें बिगड़ जाएंगी, तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो उनको क्या है, उनको गोली चलाने की, तलाशी लेने की, किसी वाहन को सीधा रोककर यहाँ पर पड़ताल करने की, और किसी जो मकान है, भवन है, उन्हें तत्काल गिराने की भी पावर होती है, सीधा वो गिरा सकते हैं। तो क्या है, अफस्पा के तहत ये क्या है, ये जो छूट है, ये पावर जो है वो सेनाओं को मिली हुई है, ठीक है। क्लियर हो गया मामला। तो ये कानून ये कौन बनाया, ये संसद ने इसका कानून, देखिए इसका जो उल्लेख है इसका कहीं संविधान में नहीं था अफस्पा, जो मार्शल लॉ है इसी को मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ का उल्लेख कहीं भी किसमें, हमारे संविधान में इसमें शामिल नहीं है, लेकिन संसद ने, हमारी जो पार्लियामेंट ने विधि कानून बनाकर इसको लेकर आई और यहाँ पर लागू किया, ठीक है। अब देखिए इस पर, अब आप सोच रहे होंगे यार सेना के लोग कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो यार दिक्कत हो सकती है। तो हाँ, इस पर, इसके संदर्भ में, इसके बैकग्राउंड में आप ये कह सकते हैं कि मानवाधिकार जो कार्यकर्ताएं हैं वो कार्यकर्ता वहाँ पर कहते हैं कि ये कानून गलत है, ठीक है। कुछ ऐसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने, ये उनके जो परसेप्शन है, उनके जो दृष्टिकोण है, आप ये कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि भैया मानवाधिकार जो कार्यकर्ता है वो कहते हैं कि भैया ये गलत है, ठीक है, और मूल अधिकारों की अवहेलना करता है। ये बात समझिएगा, जैसे कहने का मतलब है कि कहीं भी आप रोक कर तलाशी ले रहे हो, ठीक है, आप ये नहीं बताओगे
कि क्या क्यों आप मेरी तलाशी ले रहे हो। उनके पास पावर है, उनके पास पावर है कि कहीं गोली चलाने का ये शक्ति मिली हुई है, ठीक है, और तत्काल किसी भवन को गिराने, इस तरह की जो शक्तियां मिली हो, तो भैया अगर आप वहां जाकर ये नहीं कह सकते क्या कि शायद मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको इस कानून के तहत पावर दे दी गई। तो ये कानून, ये क्या है, ये जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है उनका दृष्टिकोण है कि जो आपसे कानून है वो हमारे मूल अधिकार का अवहेलना करता है, इसको वायलेट करता है, ठीक है। तो ये क्या आप ये कह सकते हैं कि आपसे कानून के द्वारा मूल अधिकार की अवहेलना होती, मतलब हो सकती है। इस प्रकार से जो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दृष्टिकोण है। और आप ये भी कह सकते हैं कि भैया जो लोकतांत्रिक शासन है या फिर विधि का शासन, आप समझते हैं लोकतंत्र है भैया, लोकतंत्र में क्या है, ऐसा नहीं है कि भैया कोई अपनी मनमानी कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है ना, हमने पढ़ा ना। तो ये कह सकते हैं लोकतांत्रिक शासन या फिर विधि का शासन का जो विचार है, रूल ऑफ लॉ है, वो क्या है, वो यहाँ पर इस कहीं ना कहीं वायलेट करता है। कौन सा? ये जो कानून है आपका मार्शल लॉ, या फिर आप कह सकते हैं आपसे पास जो कानून है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी उल्लंघन करता है, उसका ये कह सकते हैं अवहेलना करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है। अब जम्मू कश्मीर में पैलेट गन का प्रयोग जो है पुलिस करती है, तो भैया ये क्या है, ये भी कह सकते हैं पैलेट गन का जो प्रयोग है, ये भी मानवाधिकार जो संगठन है वो इसकी आलोचना करते हैं कि आप कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये अब देखिए, ये मेंस के, ये जो मैंने आपको बताया, ये सारा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होने चाहिए, हर जगह होते हैं। तो ये आप इस तरह से यहाँ पर आपके आंसर में भी वो चीज़ें झलकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही होते हैं या नेगेटिव ही होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों को भी आपको समझना चाहिए। और मुझे उम्मीद है एक बार प्लीज़ बताएं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए, अब ये क्या है, ये तो मैंने बताया कि मानवाधिकार जो कार्यकर्ता है वो ये बोलते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इस पर सेना क्या सोचती है, ठीक है, सेना का क्या दृष्टिकोण है वो देखते हैं। सेना का जो परसेप्शन है, जो आर्मी का जो परसेप्शन है, जो अवधारणाएं हैं उनकी, वो क्या है, वो अब हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है। सेना का जो दृष्टिकोण है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो सरकार है हमारी, ठीक है, सरकार कहीं चल रही है, मान लेते हैं सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में, मान लेते हैं हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो है, ठीक है, वहाँ पर ईस्टर्न जो स्टेट है, वहाँ पर क्या है भैया, वहाँ पर सरकारें चल तो रही हैं सरकारें, लेकिन वहाँ पर ऐसे भी क्या है, ऐसे भी उग्रवादी लोग हैं, ठीक है, वहाँ पर है ना उग्रवादी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, जो समस्या पैदा कर रहे हैं। किसके लिए समस्या पैदा कर रहे हैं? जो सरकार चल रही है, इलेक्ट होकर जो सरकार आई है, जो चुनाव में जीत कर सरकार आई है, उनके लिए जो उग्रवादी जो लोग हैं वो क्या है, वो समस्या खड़ा करते हैं, वो कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो उग्रवादी लोग हैं वो गंभीर क्या कह सकते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कह सकते हैं ये उग्रवादी लोग, ये सरकार तो चुन कर आई है, जनता द्वारा चुन कर आई है ये सरकार ना, तो यहाँ पर उग्रवादी लोग भी क्या करते हैं, कुछ लोगों को मिलकर भटकाव, वहाँ की जनता को क्या करते हैं, भटकाव में ले जाते हैं और यहाँ पर समानांतर सरकारें चलाते हैं। क्या है, पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। कहने का मतलब समानांतर सरकार क्या है, जैसे मुख्य सरकार, ये जो सरकार चल रही है इनकी उपस्थिति में ही क्या है, दूसरी सरकार बना ले, मतलब लीगल ना हो वो, यहाँ पर लोगों को भड़काने का काम और क्या है कि भैया सरकार को गिराने का काम, तो ये उग्रवादी लोग करते रहते हैं। तो क्या भैया, तो ऐसी अगर देश की एकता और अखंडता के लिए सब क्या है, ये गंभीर खतरा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ऐसी जटिल परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है, सेना को संरक्षित करने का क्या है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि सेना के पास ये जो पावर मिली हुई है, अगर इस पावर को आप ये कहेंगे कि उसको कम करेंगे तो सेना का मनोबल टूटेगा कि नहीं, फिर इनसे कैसे ये निपटेंगे जो सेना के लोग हैं। तो इसके लिए ये सेना का ये दृष्टिकोण है कि भैया यहाँ पर क्या है, ये पावर जो है वो कहीं ना कहीं ठीक है, सही है। तो आप ये कह सकते हैं ये विषम परिस्थितियों में ये सेना का दृष्टिकोण यही है कि इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि सेना का ये दृष्टिकोण है कि इसके लिए ये ज़रूरी है, ये जो पावर है, ये जो दी गई है वो कहीं ना कहीं ये क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो सेना का क्या है, मामला है, सेना का ओवरऑल जो हम कह सकते हैं परसेप्शन रहा, ठीक है। चलिए अब देखिए
एक मिनट, चलिए ये देखिए, अब ये तो सेना हमने क्या देख लिया, हमने पहले देख लिया। अच्छा, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर ले, जो मैं आपको समझाया उसे अपने शब्दों में ऐसे मत लिखे कि बोलचाल के लैंग्वेज में किसी को बता रहे हैं कि मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर इस तरह से हुआ। नहीं भैया, सीधा सीधा एक स्टेटमेंट में लिखने की कोशिश करें, एकदम वाक्य प्रॉपर वाक्य हो, प्रॉपर जो है सेंटेंस बनना चाहिए। अगर आप, मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चों की कॉपी आते हैं जो सेंटेंस प्रॉपर नहीं लिखते हैं, वो बोलचाल की लैंग्वेज में लिख रहे हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया आपके लिए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे ये क्या है, मैंने बोला कि राम वहाँ पर गया और राम इस तरह की एक्टिविटी कर रहा था, तो आपने भी ऐसे लिख दिया राम वहाँ पर गया और राम वहाँ ऐसी एक्टिविटी कर रहा था। तो ऐसे नहीं लिखना है ना भैया, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ना, आपको ये समझाने के लिए आप प्रॉपर वो एक क्या है, एक सेंटेंस में लिखो, सीक्वेंस वाइज आप लिखो, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, ये हमने पहले क्या देखा, हमने ये देखा जो अफसपा कानून है, ये यहाँ पर पहले तो जो सामाजिक कार्यकर्ता है उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि ये अवहेलना करता है किसी मूल अधिकार की। वहीं फिर सेना का दृष्टिकोण देखा हमने कि कैसे सेना जो है वो कहती है कि भैया उनका दृष्टिकोण है कि हाँ ये सही है और इसको हमारा मनोबल टूटेगा तो देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए ये सही है। अब ये जो है इस पर हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या सोचती है वो देखते हैं। क्या है भैया, न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण है, ठीक है। न्यायपालिका का दृष्टिकोण, ठीक है, जो हमारी कोर्ट है, उच्च सुप्रीम कोर्ट है, उसका क्या परसेप्शन है, इस पर क्या सोचना है उस पर इसका, ठीक है। चलिए देखिए, एक मिनट, जो देखिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अफसपा कानून है इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, ठीक है। 2016 में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस अफसपा कानून पर क्या किया, एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, महत्वपूर्ण निर्णय दिया, महत्वपूर्ण डिसीजन दिया, ठीक है। यहाँ पर कहा कि भैया ये जो अफसपा कानून है ये क्या है, ये जो अफसपा कानून है वो क्या है, वो ऐसे समय पे लागू किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी इसका आप प्रयोग कर लो मनमानी तरीके से, नहीं, आप ये कह सकते हैं इसको संक्रमणकालीन समय के लिए सिर्फ प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या किया भैया, संक्रमणकालीन, मतलब जब व्यवस्था बिगड़ रही हो तभी इसका आप प्रयोग करो, और लंबे समय तक अगर आप इस कानून का प्रयोग करते हो, सेना को लगाते हो कहीं, और क्या बोलते हैं लोगों के मूल अधिकार का हनन आप करते हो, तो ये सही नहीं है। सरकार ऐसा कर रही है तो ये उचित नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में साफ साफ क्या कहा भैया, यहाँ पर कहा भैया, यहाँ पर कहा कि जो अफसपा कानून है, ठीक है, अफसपा के मुद्दे पर क्या कहा, मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट, एससी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एससी क्या है, एससी ने, अब एससी जैसे मैंने लिख दिया, आप यहाँ एससी मत लिखो, आप उच्चतम न्यायालय लिखो या सुप्रीम कोर्ट लिखो, आप, मैं तो यहाँ शॉर्ट में लिख दिया हूँ आपको समझाने के लिए। तो क्या भैया, अफसपा के मुद्दे पर एससी ने एक क्या है, एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि यह व्यवस्था संक्रमणकालीन है, जिसका क्या है भैया, जिसका प्रयोग जो है वो लंबे समय तक नहीं होना चाहिए, है ना, प्रयोग लंबे समय के लिए नहीं होना चाहिए, या फिर के लिए करना उचित नहीं है, करना उचित नहीं है, ठीक है। तो बात समझ रहे हो आप कि क्या मामला था। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा, यहाँ 2016 में ये एक फैसला सुनाते हुए कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये बात समझ रहे हैं ना कि भैया ये शॉर्ट पीरियड के लिए अगर होना चाहिए, कहीं जो लोक व्यवस्था है वो बिगड़ रही है तो वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आप करो, ऐसा नहीं कि लंबे समय के लिए इसका प्रयोग सरकार करिए और लोगों के मूल अधिकार का हनन भी हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया मामला। अब यहाँ पर क्या है भैया, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नहीं रुका और भी यहाँ पर टिप्पणियाँ की, क्या करी भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो अफसपा कानून है, अफसपा गंभीर मामलों में जहाँ सेना के अधिकारी जो हैं, मान लेते हैं कि
ये कोई सेना के अधिकारी हैं, अगर ये लोग क्या है इस मार्शल कानून के तहत या फिर मार्शल एक्ट के तहत आप ये कह सकते हैं कि मार्शल लॉ के तहत अगर अपनी शक्तियों का मिसयूज़ करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो इनके लिए क्या है, इनके विरुद्ध भी सामान्य न्यायालयों में मामला जो है चलाया जा सकता है। इनके विरुद्ध भी ये क्या है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या है, पहले यहाँ पर कहा गया है क्या, यहाँ पर जो कानून बनाया गया है यहाँ पर साफ साफ कहा गया है क्या, साफ साफ कहा गया है कि भैया इनके जो सेना है इसके लिए सेना को कहीं भी क्या है कोई मामला नहीं चलाया जा सकता। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भैया अगर इस तरह का मामला आता है, यहाँ पर बहुत आप ये कह सकते हैं गंभीर मामला हो गया, यहाँ सेना के अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर दिए, तो उनके विरुद्ध भी सामान्य न्यायालयों में भी मामला चलाया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो क्या भैया ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एससी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया कि जो आपसभा कानून के गंभीर मामलों में जहां क्या है भैया, जहां सेना अधिकारियों ने अपनी शक्ति का क्या किया, अपनी शक्ति का अत्यधिक क्या किया, मिसयूज किया है, अत्यधिक दुरुपयोग किया है, तो क्या होगा, तो भैया यहाँ पर कहा कि उनके विरुद्ध भी, तो उनके क्या है भैया, उनके विरुद्ध भी क्या की जा सकती है, सामान्य न्यायालयों में क्या किया जा सकता है, मामला चलाया जा सकता है, मामला का मतलब कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, मामला चलाया जा सकता है, ये लिख लें आप, ठीक है। तो ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ इस जो कानून है उसके तहत यहाँ पर कहा, ठीक है। अब अगर हम कंक्लूज़न की तरफ बढ़े, हमने देखा कि सेना का क्या अपना मानना है, न्यायालय का क्या मानना है, और फिर हमने देखा बहुत से ऐसे कार्यकर्ताएं हैं जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो मानव हित के लिए काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, उन्होंने क्या कहा, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। अब ये कंक्लूज़न की तरफ अगर हम बढ़ते हैं कि कंक्लूज़न क्या होना चाहिए, तो भैया ये जो कंक्लूज़न है, निष्कर्ष है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो कानून है उसका जो आप ये कह सकते हैं मिसयूज है, उस पर रोक लगनी चाहिए, जो दुरुपयोग है उस पर, मिसयूज़ पर क्या लगनी चाहिए, मिसयूज़ पर यहाँ पर क्या लगनी चाहिए, यहाँ पर इसको रोक लगाना चाहिए। और आप ये कह सकते हैं कि इसको क्रमिक रूप में समाप्त भी करने पर विचार किया जाना चाहिए, ठीक है। क्रमिक रूप में मतलब एकाएक ना ख़त्म करो, धीरे धीरे अगर आप ख़त्म हो सके तो इससे आप ख़त्म भी करना चाहिए। और ये कह सकते हैं कि कभी कभार इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, लंबे समय के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये निष्कर्ष कंक्लूजन के रूप में हम यहाँ पर कह सकते हैं। क्लियर हो गया मामला? तो ये प्लीज़ ये निष्कर्ष वगैरह जो है आप लिखा करें, जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये आप ऐसा ना करें कि मिसयूज़ आपने इस तरह से लिखना शुरू किया। मिसयूज़ का मतलब आप दुरुपयोग कह सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी लिखें। क्लियर हो गया मामला? तो यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से आर्टिकल 34 जो है वो ख़त्म हुआ। क्या है? आर्टिकल 34 जो है ये ख़त्म हुआ है। अब हमारा जो मूल अधिकार है वो पूरा लगभग ख़त्म हुआ। एक आर्टिकल 35 बचता है, उसमें ज़्यादा कुछ मामला है नहीं, कुछ ऐसा दिया नहीं गया है आर्टिकल 35 में। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है। यानी अनुच्छेद 35, आर्टिकल 35। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पर सीधा कहा गया है कि भैया ये जो कानून है, मतलब फंडामेंटल राइट जो हमने देखा ना, फंडामेंटल मूल अधिकार, जितने मूल अधिकार हमने पढ़े, यहाँ पर हर जगह क्या कहा गया है, संसद विधि बनाकर। ठीक है, बार बार कहा गया संसद विधि बनाकर, मतलब राज्य नहीं, राज्य की विधानसभा नहीं, बार बार यहाँ कहा गया है वही कौन, दिल्ली वाली जो संसद है, ठीक है, वो कानून बनाकर यहाँ पर मूल अधिकार का ऐसा करेगी वैसा करेगी, यहाँ पर ये कानून बनाएगी। तो बार बार ये मूल अधिकारों में कहा गया है ना, संसद को ही पावर दी गई है ना। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ संसद विधि बना सकती है। आर्टिकल 35 में ये कहा गया है कि भैया आर्टिकल 35 में, अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया है, सीधा सिर्फ क्या है, सिर्फ संसद मतलब कानून बनाएगी। किस पर? ये फंडामेंटल राइट पर, मूल अधिकार पर, ठीक है, विधि बनाएगी। और क्या है, जो विधानमंडल हैं, विधानमंडल यानी कि विधानमंडल कौन, जैसे
आप महाराष्ट्र से आते हैं या फिर मध्य प्रदेश से आते हैं या फिर आप छत्तीसगढ़ से आते हैं या फिर किसी भी स्टेट से आप आते हैं, तो आपकी स्टेट में जब चुनाव होकर जीत के जाते हैं तो जो सरकार चलती है वो वहाँ की विधानमंडल में चलती है ना, तो वहाँ की जो विधानमंडल है वो कानून यहाँ पर नहीं बनाएगी एफआर पर। बात को समझिएगा, मूल अधिकार पर ये पावर सीधा सीधा संसद को मिली हुई है विधि बनाने की। तो क्या भैया यहाँ पर कहा गया है कि भैया विधानमंडल क्या है, यहाँ पर विधि नहीं बनाएगी, ठीक है। क्या बनाएगा विधि, यहाँ पर संसद विधि बनाएगी, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं जो संसद है वो अपराधियों को दंड भी देगा मूल अधिकार के उल्लंघन में। तो ये सब क्या है, ये संसद के पास अपनी शक्तियां मिली हुई हैं कानून बनाने की, ये करने की। बार बार हमने देखा कि संसद कानून बनाकर, संसद विधि द्वारा, ये विधि द्वारा, वैसा विधि द्वारा, हमने साफ पूरा मूल अधिकार में पढ़ा ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा वही इसका मतलब निकलता है, ठीक है। अब एक ज्वलन मुद्दा था इसी 35 में, आर्टिकल 35 से, पता है ना आप सभी को, आर्टिकल 35 से क्या था, जो 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया, अनुच्छेद 35 से, आर्टिकल 35A। अब ये समाप्त हो गया तो इसका पढ़ाने का कोई मतलब था नहीं, लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए दे देता हूँ कि यहाँ पर क्या था भैया, 35A के तहत जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको स्पेशल राइट मिला था, विशेष अधिकार मिला हुआ था ना। वो विशेष अधिकार के मामलों में जम्मू एंड कश्मीर पर था, जिसमें आर्टिकल 370 भी आता था और 35A। अब जब ये 35A हटाया गया तो सीधा सीधा यहाँ पर कब संसद, हमारी पार्लियामेंट ने क्या है, 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया, ये 35A को समाप्त कर दिया और स्पेशल राइट का जो दर्जा था 370 के तहत हमारे जम्मू एंड कश्मीर राज्य को मिला हुआ था वो समाप्त हो गया। तो 35 से यही था कुछ मामला, ठीक है। बाकी अब समाप्त हो गया तो क्या ही मतलब, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, ये आर्टिकल 35 भी समाप्त हुआ। अब हमने क्या कर दिया, हमने किया भैया ये पूरा मूल अधिकार हमने समाप्त कर लिया, मूल अधिकार की समाप्ति हो गई। क्लियर हो गया मामला? तो एक बार प्लीज आप बताएं कि मूल अधिकार हमने खत्म कर लिया, ठीक है। हमने कहाँ से शुरुआत किया था, अच्छा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये मूल अधिकार है ना। कई लोगों के मन में आ रहा होगा हमने तो शुरुआत 14 से की थी, 14 से 35 तक पढ़ा, ये 12 और 13 क्या हुआ, ठीक है। तो ये 12 और 13 जो आर्टिकल अनुच्छेद 12 और 13 है, आर्टिकल 12 और 13 जो है आपका, वो अगली क्लास में मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। तो मोटे तौर पर जो मूल अधिकार हमारा खत्म हुआ, 12-13 में कुछ दिया गया नहीं है, बस यही दिया गया है कि जो मूल अधिकार हैं वो कैसे काम करते हैं, किस हिसाब भी मैं बताऊंगा, और राज्यों पर किस हिसाब से ये कहा गया, थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा, ज़्यादा मामला है नहीं, ठीक है। मोटे तौर पर हमारा मूल अधिकार पूरा हमने बारीकी से समाप्त कर लिया। क्लियर हो गया एक बार मामला? तो प्लीज़ बताएं अब आगे हम लोग किस पे बढ़ेंगे, आगे हम लोग यहाँ पर DPSP पर बढ़ेंगे, ठीक है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या हैं, आर्टिकल 36 से वो आगे अब हम बढ़ेंगे, ठीक है। अजय चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, प्लीज़ एक बार ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो कैसी लगती है, लेक्चर आपको कैसा लगता है, एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।